प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा शुरू करेंगे थॉमस हॉब्स के बारे में। थॉमस हॉब्स 16वीं शताब्दी का इंग्लैंड का बड़ा प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक रहा है। थॉमस हॉब्स का जन्म 5 अप्रैल 1588 को इंग्लैंड में मालमेसबरी नामक जगह पर हुआ था। उसके पिता मॉल्सिम जो हैं वो एक पादरी थे। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पादरी रहते हुए एक पार्सियन पादरी पर हमला कर दिया था, इसलिए उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ी, निर्वासित होना पड़ा। और तब हॉब्स को उनके चाचा ने पाला पोसा। हॉब्स के जीवन की अगर हम बात करें तो वह बचपन से ही बहुत तीव्र बुद्धि वाले छात्र थे और उन्होंने पढ़ने लिखने में बहुत रुचि लेने के कारण से, बहुत इंटेलिजेंट होने के कारण से उन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इटालियन, इंग्लिश, ये सारी भाषाएं हॉब्स ने सीखी। हॉब्स बहुत अर्ली एज में ही लिखने लगे थे। उनकी पहली रचना थ्रेसिडिडर्स है। थ्रेसिडिडर्स जो है वो मैंने आपको अगर याद हो तो यूनानी चिंतन पढ़ाते समय बताया था कि यूनान में लोकतंत्रवादियों और राजतंत्र समर्थकों के बीच में 30 वर्षीय पेलोपोनेशियन वॉर हुआ था। इस पेलोपोनेशियन वॉर की हिस्ट्री की किताब थी थ्रेसिडिडर्स। हॉब्स ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो मूलतः ग्रीक भाषा में थी। उसका अंग्रेजी में अनुवाद हॉब्स ने किया, जो 1629 में प्रकाशित हुआ। आ, बाद में अनुवाद और भी अनुवाद किए उसने ग्रीक किताबों के। होमर के जो इलियड और ओडेसी है, अपनी लेटर एज में 86 वर्ष की एज में हॉब्स ने इलियड और ओडेसी का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया और ऑक्सफोर्ड में उसने तर्कशास्त्र और पदार्थ विज्ञान दोनों का ही अध्ययन किया। फिजिक्स और मेटाफिजिक्स दोनों का ही उसने अध्ययन किया। ऑक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1618 में उन्होंने वहाँ शिक्षण कार्य भी किया और बाद में वे एक राज परिवार था कैवेंडिश, उस नामक शाही परिवार के वो सचिव बन गए। 1610 से 1615 के बीच में वो लॉर्ड विलियम, जो शाही परिवार के सदस्य थे, उनके साथ रहे और 1629-30 में कैवेंडिश परिवार के जो शाही राजा के पुत्र थे उनको वो घुमाने के लिए यूरोप ले गए। इस दौरान उन्होंने पूरी यूरोप की यात्रा की और इस यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण ये था कि हॉब्स कई प्रसिद्ध दार्शनिकों से उस समय दार्शनिक और वैज्ञानिकों से जो यूरोप में थे उनसे उनकी मुलाकात हुई। इनमें प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार कवि बेकन का नाम आता है, जिनसे हॉब्स ने मुलाकात की। डेकार्ट जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने संशयवाद का सिद्धांत दिया, उनसे वो मिले। हॉर्वे से मिले, गैलीलियो जैसे साइंटिस्ट से मिले, क्लैरेंडन जैसे प्रसिद्ध समाजशास्त्री से उनकी मुलाकात हुई। 1629 में यूक्लिड जैसे गणितज्ञ से भी वो मिले। तो इस तरीके से उस समय के जितने भी प्रसिद्ध दार्शनिक, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट और साहित्यकार थे, बेकन, डेकार्ट, हार्वे, गैलीलियो, क्लैरेंडन, यूक्लिड, इन सब से उनकी मुलाकात हुई। बाद में इन सब में जिनसे उनका संबंध बड़ा प्रगाढ़ बना वो थे डेकार्ट। डेकार्ट के साथ में उन्होंने बहुत लंबे समय तक पत्र व्यवहार भी किया। हॉब्स के समय एक महत्वपूर्ण घटना इंग्लैंड में घटी और वह थी 1640 में इंग्लैंड का गृह युद्ध। हालांकि ये गृह युद्ध 1618 में ही चालू हो गया था, लेकिन 1640 में वो अपने चरम पर पहुंच चुका था। ये गृह युद्ध क्या था? ये गृह युद्ध बेसिकली इंग्लैंड के राज परिवार से ही शुरू हुआ। इंग्लैंड में दो तरह की बातें होने लगी। एक वह ग्रुप बन गया जो राज परिवार का, जो मूलतः कैथोलिक था, उसका समर्थक बन गया था। और दूसरी तरफ जब धर्म सुधार आंदोलन हुआ यूरोप में, तो इंग्लैंड में एक जनता का एक वर्ग जो था वो प्रोटेस्टेंटवादी हो गया, यानी वह चर्च में सुधारों की मांग करने लगा।
जो कैथोलिक थे वो परंपरावादी थे, वह चर्च की परंपरागत सत्ता का समर्थन करते थे, वह कैथोलिक चर्चों को बनाए रखना चाहते थे, जबकि प्रोटेस्टेंटवादी ईसाइयत में और ख़ासकर चर्च में पादरियों में सुधार की बात कर रहे थे। आ, तो ये जो प्रोटेस्टेंटवादी थे वो राजतंत्र की बजाय पार्लियामेंट की बात करने लगे। संसद यानी जो राज सत्ता है वह राजा के हाथ से निकल कर के जनता के हाथ में आ जाए, जनतंत्र या लोकतंत्र की मांग करने लगे। इन प्रोटेस्टेंट वादियों में ज़्यादातर व्यापारी वर्ग था, वह वर्ग था जो व्यापारिक आज़ादी चाहता था और सामंतवाद से मुक्ति चाहता था। तो ये इन्होंने पार्लियामेंट की मांग करना शुरू की, लोकतंत्र की मांग करना शुरू की, और 1618 से ये चीज़ शुरू होती है और इंग्लैंड में गृहयुद्ध छिड़ गया लोकतंत्र समर्थक या पार्लियामेंट समर्थकों और इंग्लैंड का जो राज परिवार था उसके समर्थकों के बीच में। जब वो आरंभ में हॉब्स ने जो है वह राजतंत्रवादियों का या राज परिवार का समर्थन किया, लेकिन जब पार्लियामेंट समर्थकों का पलड़ा भारी होने लगा, लोकतंत्र समर्थकों का पलड़ा भारी होने लगा, तो हॉब्स इंग्लैंड छोड़ के चले गए। अपने निर्वासन काल में 1642 में उन्होंने द सीवे नामक पुस्तक की रचना की, और निर्वासन काल में वो पेरिस फ्रांस में मूलतः रहे। फ्रांस में रहते हुए लेवियाथन जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो उन्होंने लिखी, जो 1651 में प्रकाशित हुई। माइकल ऑक्सफोर्ड ने लेवियाथन को बड़ी महत्वपूर्ण रचना मानते हुए कहा है कि लेवियाथन अंग्रेजी भाषा में राजनीतिक दर्शन पर महानतम रचना है और हमारी सभ्यता में इतनी व्यापकता और उपलब्धि वाली बहुत कम ही अन्य रचनाएं हैं। हॉब्स की कल्पना शक्ति, कलाकार के रूप में उनकी गहन तर्क शक्ति लेवियाथन को एक असाधारण रचना बना देता है। हार्मोन ने लेवियाथन को तर्कशास्त्र की सर्वोत्तम रचना माना है। तो ये लेवियाथन जो है वो हम पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटिकल थॉट में जब पढ़ते हैं तो जितने क्लासिकल ग्रंथ माने जाते हैं, क्लासिकल या शास्त्रीय किताबें मानी जाती है, उसमें जैसे हमारा अरस्तू की पॉलिटिक्स है या प्लेटो की रिपब्लिक है, हॉब्स की लेवियाथन को भी उसी श्रेणी में, या मैकियावेली की द प्रिंस की बात हमने की तो हॉब्स की लेवियाथन को उसी श्रेणी में रखा जा सकता है। लेवियाथन में उसने आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से उसने टोटलिटेरियन स्टेट या सर्वसत्तावादी राज्य का समर्थन करते हुए एक निरंकुश राजतंत्र के रूप में, एक निरंकुश राजा के रूप में लेवियाथन का चित्रण किया। एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना का समर्थन उसने किया है, लेकिन ये शक्तिशाली राज्य का जो समर्थन हॉब्स ने किया वो इसलिए किया ताकि व्यक्ति की आज़ादी की रक्षा की जा सके। यानी मैकियावेली का जो तर्क था उसी तर्क को हॉब्स आगे बढ़ा रहे थे इंग्लैंड में। 1649 में इस क्रांति के बाद चार्ल्स प्रथम जो वहाँ के राजा थे उनको फांसी दे दी गई, और क्रॉमवेल जिन्होंने ये पूरी क्रांति का नेतृत्व किया था उन्होंने इंग्लैंड में गणराज्य या लोकतंत्र की स्थापना की। लेवियाथन जो किताब थी उसमें हॉब्स ने धर्म सत्ता की आलोचना की, जिससे चार्ल्स सेकेंड जो राजा थे वो नाराज हो गए, जो कैथोलिक थे। पुनः तो वो तब इंग्लैंड लौटे और क्रॉमवेल से उन्होंने मित्रता कर ली, और उन्होंने क्रॉमवेल को यह समझाने का प्रयास किया कि उन्होंने लेवियाथन में जो है वो धर्म सत्ता का विरोध किया है और राज सत्ता का भी विरोध किया है। वह राजा के समर्थन में लिखी गई रचना नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति की आज़ादी या व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थन में लिखी गई रचना है। हॉब्स ने ये लिखा कि मैंने राजतंत्र का समर्थन किया है लेकिन राज परिवार का समर्थन नहीं किया है। मैंने मोनार्की को केवल व्यक्ति की आज़ादी को बचाने के लिए मोनार्की को बनाए रखने की बात कही है। ये तर्क हॉब्स ने जो है वो अपनी पुस्तक के समर्थन में क्रॉमवेल को दिए और क्रॉमवेल से मित्रता स्थापित की और वो इंग्लैंड पे पुनः आकर बसे। 1655 में उन्होंने एक अन्य किताब लिखी द कॉर्पोरे। 1657 में हॉब्स की जो रचनाएं थी उन पर पार्लियामेंट्री कमेटी ने विचार विमर्श किया और
लेवियाथन को नास्तिकता की सबसे जहरीली रचना माना, क्योंकि उसमें वो धर्म सत्ता और ईसाइयत का खुलकर विरोध करते हैं, इसलिए उसको नास्तिकता की सबसे जहरीली रचना माना गया। अब 1647 से ही हॉब्स एक पार्किंसन बीमारी से पीड़ित हो गए थे और 3 दिसंबर से 1689 1679 में हॉब्स की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद लेवियाथन और द सिबे को जलाया गया। हॉब्स की रचनाएं अगर हम देखें तो हॉब्स की मुख्य रचनाएं हैं द सीवे 1642 की, एलिमेंट ऑफ लॉ 1650 में आई, 1651 में लेवियाथन जिसकी चर्चा अभी हमने की, डे कॉर्पोरे 1655 में आई, डी होमिनी उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है जो 1659 में आई, और डायलॉग ऑन द सिविल वॉर 1668 में ही इनकी किताबें आई। तो ये हॉब्स की कुछ मुख्य रचनाएं हैं। हॉब्स को हम हॉब्स के दर्शन को या उनके राजनीतिक चिंतन को हम पढ़ें उससे पहले हमारे लिए ये देखना आवश्यक होगा कि हॉब्स के ये जो विचार हैं वो किन परिस्थितियों में बने, हॉब्स पर किन चीज़ों का प्रभाव पड़ा जिनके कारण से उनका इस तरह का राजनीतिक दर्शन बना। हॉब्स पर सबसे ज़्यादा प्रभाव अपने समय का है, ठीक उसी तरह जैसे मेकियावली पर हम उनके युग का प्रभाव देखते हैं, और वो युग कंटेम्प्रेरी सा है। जहाँ 1469 में मेकियावली का बर्थ होता है और लगभग उनके 100 साल बाद हॉब्स होते हैं, तो 100 साल का बहुत बड़ा अंतर नहीं है उनकी परिस्थितियों में। आप मान लीजिए कि ये वो परिस्थितियां हैं जिनमें यूरोप के अंदर धर्म सुधार आंदोलन जो चर्च में सुधार के लिए चलाया गया, कंसीलियर मूवमेंट जो हुआ, तो जो ये जो धार्मिक सुधार के जितने भी आंदोलन हो रहे थे उनका प्रभाव राजनीतिक परिस्थितियों पर भी पड़ रहा था, पॉलिटिकल सिचुएशंस पर भी पड़ रहा था, और पूरा इंग्लैंड का जो समाज है वह मुख्यतः दो, जो ईसाइयत को मानने वाला समाज था वो मुख्यतः दो भागों में बट गया। एक कैथोलिक जो परंपरावादी था, जो कंजर्वेटिव था, जो चर्च की सत्ता का समर्थन कर रहा था, और दूसरा प्रोटेस्टेंटवादी जो धर्म सत्ता में सुधार की बात कर रहे थे, जो चर्च के अंदर सुधारों की बात कर रहे थे, जो पादरियों के विलासी हो जाने का विरोध कर रहे थे, तो प्रोटेस्टेंटवादी। तो ये दो तरह के वर्ग आप पूरे यूरोप में उस समय देखेंगे, कैथोलिकवादी और प्रोटेस्टेंटवादी, और इसी का प्रभाव जो है वो राजनीति के ऊपर भी पड़ा। जहाँ तक हम इंग्लैंड की बात करें तो हॉब्स के ऊपर भी जो है ये इन सारी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा। तो इंग्लैंड के अंदर जो राज परिवार था वो कैथोलिकवादी था, जबकि जनता जो का अधिकांश भाग था वो प्रोटेस्टेंटवादी होता जा रहा था। इसके उलट अगर आप फ्रांस में देखेंगे तो फ्रांस में राजा प्रोटेस्टेंटवादी हो गए थे, राजसत्ता प्रोटेस्टेंटवादी होती जा रही थी, लेकिन जो जनता थी उसका एक बहुत बड़ा भाग कैथोलिकवादी था। खैर, हॉब्स पर हम आए, हॉब्स पर इन सारी परिस्थितियों का प्रभाव हम देखते हैं। उनका स्वयं का यह कथन है कि मेरी माँ के गर्भ से 2 जुड़वा शिशु पैदा हुए, एक में और एक भय, डर। वह ये बताते हैं कि उनके जन्म के समय स्पेनिश फौजों का जहाज़ों का हमला उनके माल्समेरी जो उनका प्रदेश था उस पर हुआ, और वही कहते हैं कि जब बम गिराए गए जिस समय उनके नगर के ऊपर, और उस समय उन बम की आवाज़ से दहल करके उनकी माँ की प्रसव पीड़ा आरंभ हुई और वह उनका जन्म हुआ। इस तरह भय से या डर से उनका जन्म हुआ। दूसरी घटना जिसने हॉब्स को हॉब्स बनाया वो जो वे थे वह थी 1641 गृह युद्ध के कारण। जो मैंने कहा, जिस गृह युद्ध में क्रॉमवेल के नेतृत्व में जो राजतंत्र के विरोध में जो हुआ, उस गृह युद्ध जब अपनी चरम पर पहुंचा सालों से 1640 के आसपास, तो उनको अपने इंग्लैंड छोड़ करके भागना पड़ा। उनका युग संघर्षों का युग था। पूरे यूरोप में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटवादियों के बीच संघर्ष छिड़ा हुआ था जिसकी मैंने चर्चा की। हॉब्स के जन्म के बाद ही 1650 में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना इंग्लैंड में हुई, गन पाउडर प्लान जिसे कहा गया वह हुआ, जिसमें कैथोलिकों ने राजा सहित सभा को उड़ाने का प्रयास किया था। फ्रांस में ये शायद घटना हुई थी। हॉब्स पर 30 वर्षीय गृह युद्ध का बड़ा प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड में स्टुअर्ट राजाओं का राज था और उन्होंने पार्लियामेंट की शक्ति को छीनने का प्रयास किया। दूसरी तरफ जो पार्लियामेंट के समर्थक थे वह चाहते थे कि पार्लियामेंट को राजसत्ता
ट्रांसफ़र की जाए, राज शक्ति जो है वो पार्लियामेंट के हाथों में दी जाए। ये क्रांति इस तरह से शुरू हुई कि जेम्स प्रथम जो इंग्लैंड का राजा था उसने कुछ टैक्स लगाए। तो उस टैक्स के विरोध में जो है क्रॉमवेल ने क्रांति की और उन्होंने नारा दिया, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। जब तक जनता के को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं मिलेगा, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में राजा अपनी सत्ता का हस्तांतरण नहीं करेंगे, तब तक जो है टैक्स नहीं दिया जाएगा। ये कहते हुए गृह युद्ध छिड़ गया। राजा एक्लिंगन चर्च स्थापित करना चाहते थे, कैथोलिक चर्च को और ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे। तो कैथोलिकों और प्यूरिटियंस, जिन प्रोटेस्टेंटवादी कहते हैं, के बीच में संघर्ष हुआ। चर्च पर राजा का जो अधिकार था उसका विरोध भी आरंभ हुआ। पार्लियामेंट्रियन और प्यूरिटियंस का नेतृत्व क्रॉमवेल ने किया। 1640 में इंग्लैंड में गृह युद्ध अपनी चरम पर पहुंच गया। तब पार्लियामेंट समर्थकों का पलड़ा भारी होने लगा, तो हॉब्स इंग्लैंड छोड़कर फ्रांस चले गए। हॉब्स के लिए सबसे बड़ी चिंता जो थी वो व्यवस्था थी जो गृह युद्ध ने बिगाड़ दी थी। और उनका इस होम वार के कारण से इंग्लैंड की जो पूरी शासन व्यवस्था है वो छिन्न भिन्न हो गई है। फ्रांस में कैथोलिकों ने जैसा मैंने बताया कि उलट स्थितियां हैं। इंग्लैंड में राजा कैथोलिकवादी है और कैथोलिक था और जनता प्रोटेस्टेंटवादी थी। फ्रांस में राजा जो है वो प्रोटेस्टेंटवादी था और कैथोलिक जो है वो सत्ता पर हावी थे, चर्च हावी था। कैथोलिकों ने जो है वो हेनरी चतुर्थ की हत्या कर दी थी, हेनरी फोर्थ की हत्या कर दी। इससे हॉब्स जो थे वो धर्म से विरक्त हो गए, क्योंकि कैथोलिक थे जो वो चर्च समर्थक थे। तो ये जो चीज़ थी उससे धर्म से विरक्त हो गए हॉब्स, और उन्होंने हॉब्स जो है इससे नास्तिक बन गए। लेवियाथन में इसलिए उन्होंने धर्म सत्ता की आलोचना की है, चर्च की सत्ता की आलोचना की है। डनिंग ने कहा है कि जबकि मैकियावेली ने व्यवहार के रूप में राजनीति को धर्म तथा नीतिशास्त्र से स्वतंत्र और पृथक किया, वहीं होब्स ने एक दार्शनिक धारणा के रूप में राजनीति को धर्म तथा नीति से उच्च स्थान प्रदान किया। यानी उन्होंने धर्म की बजाय राजनीति को महत्वपूर्ण बनाया। हॉब्स बेकन, केपलर, गैलीलियो और डेकार्ट से प्रभावित हुए और उनका वैज्ञानिक चिंतन की ओर, वैज्ञानिकता की ओर उनका झुकाव हुआ। उन्होंने न्यू साइंस, नए विज्ञान की बात की और उन्होंने कहा कि ये जो नया विज्ञान है, ये जो धर्म सुधार आंदोलन के बाद जो एक नया विज्ञान आया है, यह आंतरिक विश्व और मनोवादी बाह्य विश्व में अंतर करता है। यानी एक तो हमारी आंतरिक दुनिया है, हमारा मन है, और दूसरा जो है बाह्य विश्व है, इन दोनों के बीच में अंतर है। वही कहते हैं कि एक वस्तुवादी मस्तिष्क में जो कुछ चलता है उसे वही मनुष्य समझ सकता है। ये नया विज्ञान प्राकृतिक विश्व को गतियों के जरिए समझता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, इसे समझिए। बेसिकली ये डेकार्ट का प्रभाव है, ये गैलीलियो का प्रभाव है, केपलर का प्रभाव है हॉब्स के ऊपर। धर्म सुधार आंदोलन के बाद विज्ञानवादी प्रवृत्ति जो है वो चिंतन पर हावी हुई और हॉब्स भी उससे प्रभावित हुए। तो हॉब्स ने ये कहा कि देखिए, दो तरह की दुनिया है। एक हमारे जो भीतर की दुनिया है, हमारे मन के भीतर की दुनिया है, जो हम सोचते हैं, जो हमारे भीतर जो चिंतन चलता है, और एक दूसरी वस्तुगत दुनिया है, ऑब्जेक्टिव दुनिया है, जो बाहर का विश्व है वह अपने तरीके से चलता है। आप कि ये भीतर की दुनिया और बाहर की दुनिया को अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हर मनुष्य की जो भीतर की दुनिया है उसको समझना आसान नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है इसको किसी भी विज्ञान के जरिए नहीं समझा जा सकता। इसलिए हर व्यक्ति के ऊपर शंका की जा सकती है, हर व्यक्ति का जो आंतरिक ज्ञान है वो शंकास्पद है। जो उन्होंने कहा कि इस माइंड में जो कुछ चलता है उसको केवल वही मनुष्य समझ सकता है जो उस जो चिंतन कर रहा है। इस बात को यूँ समझिए कि हॉब्स ने, इसको मैं और विस्तार से आगे की वीडियो में भी समझाऊंगा, हॉब्स ने ये कहने का प्रयास किया कि हम जो व्यवहार बाहर की दुनिया में करते हैं वैसे ही हम हैं, यह आवश्यक नहीं है।
क्योंकि हम जो भीतर सोच रहे हैं वो बिल्कुल अलग चीज़ है, और बाहर के विश्व में जो हम आचरण करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, वो बिल्कुल भिन्न चीज़ होती है। जैसे मैं इसको मजाकिया लहजे में अगर आपको समझाऊं, बहुत हल्के फुल्के लहजे में समझाऊं, कि आप सामने तो किसी को नमस्कार कर रहे हैं, तो ये तो आपका बाह्य आचरण है जो दिख रहा है। लेकिन एक आचरण वह है जो आपके भीतर चल रहा है, जो हमें दिख नहीं रहा है। और वह ये कि हो सकता है आप जिसको नमस्कार कर रहे हैं उसको भीतर ही भीतर बहुत गालियां दे रहे हो, मन में कोस रहे हो। तो ये जो आप भीतर कोस रहे हैं किसी को, वो तो दिख नहीं रहा है, दिख तो वह रहा है जो आचरण आप बाहर कर रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो केवल वही व्यक्त कर सकती है, वही हम उसी को ज्ञान को सत्य मान सकते हैं जो हमें दिख रहा है, जिसका हम प्रेक्षण कर रहे हैं। हमारे लिए तो वही सत्य है। आपके भीतर जो बैठा हुआ है उस सत्य को नहीं समझा जा सकता, इसलिए हर मनुष्य की ज्ञान पर शंका है। आ, फिर वो ये कहते हैं कि ये जो न्यू साइंस है, ये जो नया विज्ञान है, वह इस पूरे नेचुरल वर्ल्ड को, इस संसार को गतियों के जरिए समझता है। यानी गति ही एकमात्र सत्य है। जब तक कोई चीज़ गति कर रही है तब तक वह अस्तित्व में है, और जब जिस दिन वो गति खत्म हो जाती है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसको यूँ समझे कि जब तक हमारी, जैसे हम मनुष्य के बारे में, आप अपने बारे में बात करें, तो जब तक सांसों की गति चल रही है, सांसें चल रही है, तब तक हमारा अस्तित्व है। जिस दिन ये सांसों की गति रुक जाएगी हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस तरह होप्स अस्तित्ववादी हैं। पहले एक एक धारणा है दर्शन में जिसको हम अस्तित्ववाद कहते हैं। उस अस्तित्ववाद की पहली झलक आप होप्स के इन विचारों में देखने को हमें मिलती है। आप आगे के वीडियोस में हम होप्स के दर्शन पर, राजनीतिक चिंतन पर विस्तार से बाद में बात करेंगे। धन्यवाद।